students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो है एंजाइम्स और these are also known as बायोकैटलिस्ट। कैटालिसिस के ऊपर आपने फुल फ्लेज एक लेक्चर देख लिया है, आप उसको अब अच्छे से समझते भी होंगे। कैटालिसिस इट इज कैरिड आउट विद द यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्टेंट की रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, राइट? ओके, अब इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस के अंदर जो लेबोरेटरी में हम प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं, वहां हम जिन केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं दोज आर कॉल्ड कैटलिस्ट। बट सेम टाइप से जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड का बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद हैं। तो लिविंग सिस्टम के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं दे आर ऑल्सो कैटेलाइज्ड बाय सर्टेन कैटलिस्ट। और हम उस कैटलिस्ट को इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी क्या बोलते हैं? एंजाइम्स, राइट? तो एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट। ओके, सो फॉर आज दिन तक about 3000 enzymes has been identified। 3000, right? अब basically maximum of the enzymes are proteins। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं they catalyze many reactions। enzymes are proteins but all proteins are not enzymes, keep it in mind, okay? enzymes are proteins but all proteins are not enzymes। ओके, देन फिर बात आती है, अब ये अगर प्रोटीन्स हैं तो उनको हम उसके मॉलिक्यूलर मास के बेस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं एंड देयर मॉलिक्यूलर मास इज अराउंड 15,000 to 10⁻⁶ ग्राम्स पर मोल। यूनिट्स के हिसाब से ये रहता है। ओके, नाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। लिविंग सेल इनको प्रोड्यूस करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ओके, अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल है, राइट? एंजाइम्स, इनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी को वेरियस वर्क्स के लिए, वेरियस फंक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए। आपको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? बोलने में भी एनर्जी कंज्यूम होती है, राइट? तो कोई आप फिजिकल वर्क करते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, रोड साइड काम करते हैं, वॉट एवर फिजिकल वर्क यू डू यू नीड एनर्जी, है ना? आजकल लोग बहुत कैलोरी कॉन्शियस हैं। तो कैलोरी क्या है? कैलोरीज आर दीज आर द एनर्जीज। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हम चीज खाते हैं, इवन आप चीनी खाते हो, चीनी में भी कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। जितना ज्यादा मीठा उतनी ज्यादा कैलोरीज, राइट? तो उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए या तो हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, हम घर का काम करते हैं, तब तो वो कैलोरीज बर्न हो गई। अदरवाइज इट विल लीड टू ओबेसिटी, मोटापा आ जाएगा, ठीक है? तो इफ यू पीपल वांट टू बी फिट, अवॉइड स्वीट्स। चीनी को ना बोलना सीखिए, ठीक है? चीनी कम से कम खाएं। ओके, अब देखिए जैसे जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, उनके अंदर आप बात करते हो ना डेल्टा जी की, ठीक है? डेल्टा जी। अब किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यस, इट शुड बी नेगेटिव। देयर शुड बी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ओके, और आपको यह भी पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक? तो सेम यही थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिविंग वर्ल्ड के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस में भी एप्लीकेबल होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं एक सिंपल सा आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाती हूं, दिस इज C6H12O6 plus O2 and it will form CO2 plus H2O। let it be balanced, 6 and 6। okay, it is balanced and it liberates 36 ATPs। मतलब डेल्टा H होगा इसका नेगेटिव
और वो नेगेटिव वैल्यू किसके बराबर है? 36 ATPs, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, अब यहां हम किलो जूल की बात नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट ATP, राइट. उससे एक फास्फेट हट जाता है तो इट बिकम्स ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. देन AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट. जस्ट रिमेंबर, जब हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज, दिस इज 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज का अगर आप मास निकालते हैं तो इट विल बी 180 ग्राम्स, राइट. तो 180 ग्राम ग्लूकोज जब बर्न करता है, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with the liberation of 36 ATPs, राइट. एक्चुअली ये 36 ATPs नहीं होती हैं, इसमें से निकलती है 38. लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, बहुत सारे प्रोसीजर्स लगते हैं. बायो वाले बच्चे मेरे से ज्यादा बेटर जानते होंगे. तो 2 ATPs दे आर यूज्ड. 2 ATP यूनिट्स जो है एनर्जी की, दे आर यूज्ड. वहां पे क्या हो गया? डेल्टा H पॉजिटिव. तो जब ये यूज हो रहा है तो डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव. मींस जो इसका प्रोसेस है ड्यूरिंग मैकेनिज्म, देयर आर ऑल्सो सम रिएक्शंस विच आर हैविंग डेल्टा H पॉजिटिव. एंडोथर्मिक है, लेकिन ओवरऑल क्या है? ये एक्सोथर्मिक, राइट. तो ये एक रिएक्शन, ये ग्लूकोज की मैंने बात करी, तो दिस इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी बाहर जाती है. ओके, अब ये प्रोसेस कहां होता है हमारी बॉडी के अंदर? ग्लूकोज जो बर्न कर रहा है कहां होता है? हमारे बॉडी के अंदर. वहां कोई ऐसे थोड़ी ना कि गैस स्टोव रखा हुआ है, कोई चूल्हा है वहां पे और वहां पे आग की तरह ग्लूकोज बर्न करेगा. यस, सोचिए सोचिए. हाँ, it is done during the process of respiration. Now what is respiration? Intake of oxygen and exhaling of CO2. This is called respiration. This is breathing. This is called breathing. Inhale, exhale. This is breathing. और ये जो प्रोसेस है ना, breakdown of glucose to produce CO2 and water in the presence of oxygen, it occurs in the mitochondria. Mitochondria are called powerhouse of the cell. Mitochondria कहाँ होता है? हार्ट के पास, ब्रेन में, किडनी में. Mitochondria is present in every cell of your body. तो मतलब आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है. लंग्स सिर्फ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है कि ब्लड के अंदर प्योर ऑक्सीजन जाए, सो दैट जब वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, इट कैन कैरी आउट ग्लूकोज. जब हम लोग फास्टिंग करते हैं ना, हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो आपको पता है हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इट इज स्टोर्ड. ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में आप खाना नहीं खा रहे हो तो लेकिन हम जिंदा तो रहते हैं, तो वो एनर्जी कहां से आती है? स्टोर्ड फूड जो हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है. तो क्या होगा? ग्लाइकोजन लिबरेट होगा किसमें? ब्लड में, और ब्लड उसको पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करेगा. तो रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन द होल बॉडी. होल बॉडी के अंदर एवरी सेल के अंदर देयर इज एन ऑर्गेनेली नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, थोड़ा इंटरेस्ट आए तो नेट के ऊपर जरूर इस प्रोसीजर को देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं आपको बता रही थी देयर आर मेनी रिएक्शंस. तो होता क्या है, कोई रिएक्शन उसमें डेल्टा H पॉजिटिव है तो किसी रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव है. तो देखो, एक रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन, दोनों का नेट आगे जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कपलिंग ऑफ रिएक्शन. कपलिंग क्यों? इसकी डेल्टा H पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव है. इनको कपल इस हिसाब से किया जाता है कि जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आए इट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस वही स्पॉन्टेनियस है विच विल बी अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी. वो एनर्जी बाहर जानी चाहिए तभी सिस्टम स्टेबल होगा, राइट. तो अब हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह की रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, देखें जरा. मैंने यहां पे नोट करके रखी हैं. अब देखो, यहां पे एरो के ऊपर मैंने एंजाइम्स के नाम लिखे हैं.
कई बार एंजाइम का नाम होता है उसके सबस्ट्रेट के हिसाब से, मींस उसने किसके ऊपर काम करना है, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन एज सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट सॉर्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट को अब हम एंजाइमिक टर्म में बोलेंगे सबस्ट्रेट, बायोलॉजिकल टर्म इज सबस्ट्रेट। और इनऑर्गेनिक के अंदर आप जब आप दूसरी रिएक्शंस करते हो, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, देन यू कॉल इट रिएक्टेंट। ओके, तो सबस्ट्रेट के साथ जिस तरह का सबस्ट्रेट उस तरीके का उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, और कुछ उसके फंक्शन के हिसाब से कि वो किस तरह का फंक्शन प्ले करता है तो उसका नाम उस हिसाब से दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए कोई एंजाइम ऐसा है जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में करता है। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा रिडक्टो ऑक्सीडेज। सच में इस तरह से नाम होता है। ठीक है, तो अब यहां देखो मेरे सामने मैंने एग्जांपल्स जो लिखी है ना, अब दिस इज सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डबल शुगर। ठीक है, दिस इज योर टेबल शुगर, जो चीनी हम खाते हैं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं इसमें। ठीक है, सुक्रोज शुगर, लेकिन एक्चुअली 2 यूनिट्स हैं, लेकिन वो यूनिट्स क्या क्या है, जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। अब इन्वर्टेज कहां से आता है, ईस्ट से। ठीक है, बेकरी में मिलता है ना यीस्ट, कई बार आपके मदर ने मंगवाया होगा, कुछ घर में बेकरी की आइटम बनानी है तो यीस्ट, तो यीस्ट से निकलता है इन्वर्टेज। ये क्या काम करता है, सुक्रोज को, चीनी को तोड़ के उसके 2 कंपोनेंट में तोड़ देता है, 1 इज ग्लूकोज एंड 1 इज फ्रक्टोज। फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6, लेकिन फर्क क्या है, ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और फ्रक्टोज के अंदर होता है कीटोन, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। राइट, तो इन्वर्टेज सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। इसी तरीके से माल्टोज, माल्टोज इज फ्रूट शुगर, दिस इज फ्रूट शुगर, माल्ट। तो माल्टोज हाइड्रोलिसिस किसने की, माल्टेज ने। अब देखो इसका नाम सेम अपने सबस्ट्रेट के जैसा है, और माल्टोज इट इज ऑल्सो डबल शुगर, इसमें प्रेजेंट होती है 2 ग्लूकोज यूनिट्स। राइट, देन दिस इज स्टार्च। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है डायस्टेज, और ये बना देता है स्टार्च से डबल शुगर माल्टोज। राइट, फिर माल्टोज को आप हाइड्रोलिस किसके साथ करेंगे, माल्टेज के साथ, और क्या बन जाएंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम, जाइमेज इट इज ऑल्सो लिबरेटेड बाय ईस्ट। तो जाइमेज जो है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में। अब ये जो रिएक्शन है ना, जितनी भी हमारी डिस्टिलरीज हैं, ब्रूअरीज हैं, जहां पे अल्कोहल बनने के फैक्ट्रीज हैं, है ना, शराब बनती है, बियर्स बनती हैं, तो ये वाला प्रोसेस होता है वहां पे। ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से आएगा, जितना भी गला सड़ा मटेरियल होता है, स्टार्ची फूड होता है, शकरकंदियां होती हैं, मंडी में आलू सड़ गए होते हैं, सब कुछ वहां चला जाता है। ठीक, उन सभी में क्या है, सुक्रोज होगी, माल्टोज होगी, स्टार्च होगी, हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाएगा, ग्लूकोज एंड माल्टोज, माल्टोज से भी क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, फिर ये प्रोसेस आया। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे कैसे बनती है अल्कोहल। ओके, दिस इज यूरिया एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज। अब देखो ये भी सेम अपने सबस्ट्रेट जैसा नाम है, तो यूरिया की हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बनता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट होती है। ओके, देन हमारे स्टमक के अंदर देयर आर प्रोटीन्स, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन इज एन एंजाइम, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। ओके, मिल्क, मिल्क के अंदर शुगर है लैक्टोज, C12H22O11, दिस इज ऑल्सो डबल शुगर। लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टेज, सेम सबस्ट्रेट जैसा नाम है इसका, लैक्टेज, और ये क्या बना देता है, लैक्टोज के अंदर 2 यूनिट है ना, तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर। राइट, तो मिल्क से बनता है कर्ड, कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, तो एंजाइम लैक्टोबैसिलाई वो मिल्क से कर्ड बना देते हैं। ये तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखी हैं। अब अगर हम सिर्फ अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ही बात करें, मैंने यूरिया की भी बात की, प्रोटीन्स की भी बात की, तो अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, हमारे मुंह में सलाइवा रहता है,
स्लाइवा इज जनरेटेड फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह में रहती है, बक्कल कैविटी में अंदर, राइट। तो स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है स्लाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है। और एमाइलेज जो है इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन स्टार्च, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्च है C6H10O5, ठीक। तो N मॉलिक्यूल्स, ठीक। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी इट विल गिव C6H12O6, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट। अब जरा एक चीज देखना, एमाइलेज, जब एमाइलेज काम करेगा तो ये चीज बनेगी। और जिस वक्त स्टार्च के ऊपर डायस्टेज ने काम किया था तो डबल शुगर बनी थी, लेकिन यहां से क्या बन रहा है, सिंगल यूनिट मोनोसेकेराइड बन रहा है। दिस इज कॉल्ड डाइसेकेराइड, 2 यूनिट्स हैं इसमें, मोनोसेकेराइड। तो खाना मुंह में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन यहां से इसोफेगस से डायरेक्ट हमारे स्टमक में अंदर, राइट। तो स्टमक, दिस एरिया इज नॉट स्टमक, स्टमक इज समवट इन बिटवीन द रिब्स, राइट, बिलो, नियरली बिलो द रिब्स। कई बार भूख लगती है ना, तो जिस जगह पे वो जलन फील होती है दैट इज स्टमक। जलन क्यों होती है, एसिड गिरता है। और एसिड कब गिरता है, जब आप पेट खाली रखते हो, आप खाना नहीं खाते हो, राइट। तो हार्ट बर्निंग होती है, हम बोलते हैं हार्ट बर्न हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हार्ट बर्न नहीं हो रहा होता, स्टमक में एसिड गिर रहा होता है। तो खाली पेट रखेंगे तो अल्सर्स हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन खाना खाते रहें। ओके, देन स्टमक में उसके ऊपर एसिड गिरा। अब एसिड गिरा तो उसमें जितनी भी फैट्स होंगी वो भी थोड़ी सी उसमें मिक्स होने की कोशिश करेंगी। ओके, फिर आगे चला फूड, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है, तो रास्ते में पेनक्रिया, ठीक है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूसेस एंड सबसे बेस्ट बाइल जूसेस है ना, गॉल ब्लैडर, उसमें से बाइल जूसेस आते हैं एंड दे कैरी आउट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आपने सोचना, जिस दिन आपने सुबह सुबह पूरियां खाई होती हैं, फ्राइड चीजें खाई होती हैं, तो आपको भूख लेट लगती है, क्योंकि पूरियां जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। सिंपल चपाती जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि सिंपल चपाती में तो स्टार्च ही होगा या ग्लूटामिन प्रोटीन होगी, तो इसकी डाइजेशन तो मुंह से ही स्टार्ट हो गई, लेकिन फैट कहां बचेगा जाके, जब स्टमक से आगे शिफ्ट करेगा। तो टाइम लगता है जितनी भी फ्राइड चीजें हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। और मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम ही इस चीज से रहती है कि फ्राइड खाते हैं तो एसिडिटी होती है, राइट। तो दैट इज द रीजन। ओके, बाइल जूसेस आ गए, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोपेप्सिन, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो हमारे पास एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो फैट्स को तोड़ेंगे, और अल्टीमेटली वहां पे एसिमिलेशन हो जाती है, देन वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओके, अब अगर आपने देखा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कितने सारे एंजाइम्स हैं, हमने इन एंजाइम्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हटा दिया, व्हाट विल हैपन? अब वन फुल मील विच विल बी हैविंग प्रोटीन्स, तो उस एक मील को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा? नॉर्मली तो 6 घंटे लगते हैं। सुबह खाना खाया तो 6 घंटे बाद आपको भूख लग जानी चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। तो अगर हम सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हटा दे रहे हैं ट्रैक्ट से, व्हाट विल हैपन? इट विल टेक 50 ईयर्स, 50 साल लगेंगे उस एक मील को डाइजेस्ट करने में विदाउट एंजाइम्स। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि विद एंजाइम्स ये रिएक्शन कितनी ज्यादा स्पीड अप हो जाती है, राइट। तो एंजाइम्स आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी। जिनको बॉडी के अंदर एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं करते, फिर क्या होता है, डॉक्टर्स उनको बाहर से एंजाइम्स देते हैं। दे हैव बीन गिवन orally in the form of medicine or some supplement, ठीक है। ओके, अब एंजाइम्स कितनी तरह की रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या रहता है, ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके,
टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। जैसे कैटलिस्ट के थे ना, उसी तरीके से एंजाइम्स के क्या क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात, हाई एफिशिएंसी। Enzymes are highly efficient. They are very much efficient to catalyze the reactions they are supposed to catalyze. So they can increase the rate of reaction from 10 raised to power 8 to 10 raised to power 20. See the efficiency. And one molecule of enzyme, it can catalyze 1 million substrates. It can catalyze 1 million molecules of substrate. Okay. Second is small quantity. Now, अब ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रॉपर नहीं है तो हमें 1 किलो एंजाइम खाने हैं. नो, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. स्मॉल क्वांटिटी कितनी मैंने यहां लिखा है. अगर हमारे पास 1 मिलियंथ ऑफ मोल, एक मोल का 1 मिलियंथ, 1/10⁻⁶ मोल ऑफ एंजाइम, 1 मिलियंथ ऑफ मोल हमने एंजाइम लिया, तो इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻⁶. एक मोल का 1 मिलियंथ पार्ट, उसको 1 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो वो इतनी सी क्वांटिटी भी उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट कैन बी अप टू 10⁻³ टू 6. नाउ स्पेसिफिसिटी, जैसे कैटलिस्ट थे ना, दे वर हाईली स्पेसिफिक. अब मेरे पास है C12H22O11 एंड दिस इज सुक्रोज. फिर C12H22O11, दिस इज माल्टोज. ओके, सुक्रोज के ऊपर काम करेगा इन्वर्टेज और माल्टोज के ऊपर काम करेगा माल्टेज. सुक्रोज बना देगी C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट, फ्रक्टोज. लेकिन माल्टोज क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. नाउ स्पेसिफिसिटी का मतलब, अगर मैं माल्टोज की जगह पे यहां पे डाल दूं इन्वर्टेज, रिएक्शन नहीं होगी. माल्टोज को अगर इस रिएक्शन के अंदर इसको इसमें हाइड्रोलाइज करना है, वी नीड माल्टेज. इन्वर्टेज विल नॉट वर्क हियर. सिमिलरली अगर मैं यहां माल्टेज डाल देती हूं, इट विल नॉट वर्क इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिसिटी. Enzymes are highly specific. An enzyme which can hydrolyze urease, तो उस यूरिएज को आप माल्टोज के लिए यूज नहीं कर सकते. इट विल नॉट वर्क. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिसिटी. देन टेम्परेचर. ओके, देखिए ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इतना ही रहता है ना, ठीक है. तो अगर केल्विन में ले तो 310. एंजाइम की सबसे बेस्ट एक्टिविटी इट इज एट 37 डिग्री सेल्सियस, मींस इन अबाउट 298 टू 310 केल्विन्स. दिस इज द बेस्ट टाइमिंग, दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर जिसपे एंजाइम्स अपना काम कर सकते हैं. जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है. जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तब भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी बॉडी के एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेंगे. एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस एंड एक्सट्रीमली हाई कंडीशन मींस व्हेन वी आर इन टेम्परेचर, तो डॉक्टर ही मना कर देता है कि हैवी खाना नहीं खाना है. कभी ऐसा हुआ है बुखार चढ़ा हो, डॉक्टर ने स्पेशल मम्मा को बोला हो कि बच्चे को पनीर खिलाओ, बच्चे को चिकन खिलाओ? नहीं, क्या बोलते हैं, बच्चे को खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जिसमें बॉडी के एंजाइम्स को ज्यादा काम ना करना पड़े, राइट. और जब फिर धीरे धीरे टेम्परेचर ठीक हो जाता है, फिर से वो वापस अपना काम करना शुरू कर देते हैं, एंजाइम अपनी वापस एक्टिविटी पे आ जाते हैं. टेम्परेचर हो गया इतना. देन पीएच. देखिए अगर पीएच कम हो जाती है तो बॉडी में एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा.
पीएच ज्यादा हो जाएगी तो बेस ज्यादा हो गए, बाइल जूसेस ज्यादा हो गए, राइट। तो पीएच कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी अराउंड 7 एंड 5 to 7 का रेंज जो है, दिस इज द बेस्ट फॉर एंजाइमिक एक्टिविटी, राइट। तो नियर बाय न्यूट्रल, 5 से नीचे चला जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ऊपर चला जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। देन reactivity in the presence of coenzymes. Now what is coenzyme? Right, देखिए अब ये जो coenzyme है, कॉपरेशन, मिलजुल के काम करना, तो उसी तरीके से coenzyme कोई भी केटायन, मेटल आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और समवेयर विटामिन्स, कुछ विटामिन्स भी हैं जो एंजाइम्स का साथ देते हैं, विटामिन्स, और देयर आर सर्टेन लिपिड्स, फैट्स, वो भी कोएंजाइम मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। तो कोई भी, अब ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर नॉन प्रोटीनिक, these are non-proteinic parts which can enhance, promote the activity of enzyme are known as coenzymes, और इनको हम बोल देते हैं promoters. These are called promoters. अब इसका उल्टा, अगर कोई ऐसा नॉन प्रोटीनिक पार्ट आ जाता है which can inhibit द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, रोक दे, दैट विल बी कॉल्ड इनहिबिटर और पॉइजन। कैटलिस्ट में भी थे ना इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, सेम एंजाइमिक जो हमारे पास एक्टिविटीज रहती हैं, तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस भी एनहांस होती हैं। अगर उनको प्रोमोटर मिल जाता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई पॉइजन है तो इट विल डिक्रीज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। जिन रिएक्शंस को एंजाइम कैटालाइज करते हैं वो रिएक्शंस कैसी होती है। देखिए मैकेनिज्म, बहुत सिंपल। फर्स्ट स्टेप, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट एंजाइम, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, हाईली एनर्जेटिक रहती है, और सेकेंड स्टेप के अंदर ES टूट जाता है और ये बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। नाउ ये बन गया एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और नेक्स्ट एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और दिस इज रीजेनरेटेड एंजाइम, और ये चला गया प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल। आपने इसको एक लाइन में नहीं करना है तो आप उसको स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, आपने इधर को नहीं किया, ओके मैं इधर को कर देती हूं। ये रहा फर्स्ट स्टेप। फिर क्या हुआ, ES ये कन्वर्ट हो गया EP में, केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर EP एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। बहुत ही सिंपल। एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके बनाते हैं ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स से बनता है EP प्रोडक्ट। ठीक है, EP कॉम्प्लेक्स, EP से एंजाइम अलग हो जाता है। नाउ दिस इज रीजेनरेटेड एंजाइम एंड दिस इज प्रोडक्ट, जो भी सबस्ट्रेट से बनना होगा। नाउ दिस इज बेस्ड अपॉन लॉक एंड की प्रोसीजर। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की रहती है, उसी तरीके से। ओके, ये देखिए, ये है मेरे पास सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम की है एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट पे हमारे पास सबस्ट्रेट आएगा, और उस सबस्ट्रेट के पास भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये अगर सबस्ट्रेट यहां पे आएगा तो इट विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर।
जो इसमें फिट हो जाए, लाइक लॉक एंड की। अब मान लीजिए यहां के लिए जो रिएक्टेंट आ रहा था, जो हमारे पास यहाँ पे ये एंजाइम है ना, तो दिस इज सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट आ रहा था मान लीजिए वो ऐसा था, तो क्या वो इसमें फिट होगा? नहीं होगा। तो ये E और S जुड़े आपस में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारे पास, पूरा मैकेनिज्म लेते हैं। ये था E, ठीक है, और ये था मेरे पास सबस्ट्रेट, ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट इसमें क्या बना, दोनों जुड़ जाएंगे। ये देखिए, ये बन गया ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो गई। अब थोड़ा इसको नीचे को बनाती हूं। ये देखिए, एंजाइम फिर से रीजेनरेटेड और ये बन गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जुड़ा हुआ था, प्रोडक्ट दो हिस्सों में हो गया। नाउ अगेन सारा प्रोसीजर जो है वो फिर से वैसे के वैसा ही चलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इट इज लाइक लॉक एंड की मेथड। अब मान लो कि इसमें कोई इनहिबिटर आ गया। इनहिबिटर क्या काम करता है, वो यहां पे आके लग गया इसके साथ, ये लीजिए। तो इसके लगते ही ये वाली जो शेप है वो चेंज हो गई। अब ये शेप हो गई, ये शेप हो गई। पहले कैसी थी, ऐसी, अब कैसी हो गई, ऐसी। अब बताओ क्या ये इसमें फिट हो पाएगा? नहीं। तो इनहिबिटर यही काम करते हैं, सबस्ट्रेट को वहां आने से रोक देते हैं, उसकी एक्टिव साइट को खराब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये था सबस्ट्रेट, सेम इसी की शक्ल जैसा, शक्ल सूरत उसकी वैसी ही है, लेकिन एक और मॉलिक्यूल आके इसकी साइट के ऊपर लग गया और ये बेचारा ऐसे साइड में रह गया। ये था सबस्ट्रेट और ये कौन है, पॉइजन। शक्ल सूरत सेम थी, एक्टिव साइट भी उसकी ऐसी ही थी, तो इससे पहले ये यहां जाके लग गया। तो इस तरीके से काम करते हैं पॉइजन्स। इनहिबिटर उसकी साइट को खराब कर देता है और जो पॉइजन्स हैं वो सबस्ट्रेट के आने से पहले शक्ल सूरत में मिलते जुलते ही होते हैं और उसकी जगह पे जाके वो खुद लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो एंजाइम की एक्टिव साइट को खराब करते हैं। अब उसने एंजाइम की साइट को ब्लॉक कर दिया है ना, एंजाइम की साइट को ब्लॉक कर दिया, तो नेचुरली एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो यही रीजन होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मींस जब हमारे एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर रहे। व्हाई इट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स चले गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, हमें नहीं चाहिए वो प्रोटीन, तो वो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस के अंदर इंटरफेयर करते हैं। और जब तक वॉमिटिंग्स नहीं हो जाएंगी, वो सारा मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं चला जाएगा, फूड पॉइजनिंग ठीक नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स हैं वो प्रोसीजर जो है वो सारे का सारा फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, अब इसके लिए तो यही चाहिए ना, ये इसमें आराम से फिट हो जाएगा, E एंड S। यहां पे और यहां पे ये इसकी एक्टिव साइट और ये इसकी एक्टिव साइट। तो एक्चुअली एंजाइम्स क्या हैं, दे कंटेन अमाइनो एसिड्स, है ना, प्रोटीन्स होती है ना ये। तो एंजाइम्स के अंदर रहते हैं अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स के अंदर होता है NHC CO बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड।
और ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन सी लिंकेज है, एमाइड लिंकेज। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे शेप ही बनी हुई है, वो बीच में फिट हो जाते हैं जाके। देयर इज बॉन्डिंग कि अगर इधर एंड बॉन्ड H है तो इसकी तरफ C बॉन्ड O होना चाहिए, तभी इनके बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। इस तरीके से केमिकली बॉन्ड करते हैं ये एक दूसरे के साथ, फिर केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इट वॉज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, देन एक और तरह के कैटलिस्ट होते हैं एंड दो आर कॉल्ड जियोलाइट्स और शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो these are mostly aluminosilicates, big molecules, and they act as sieve। छननी होती है ना, उस तरीके से काम करते हैं कि जो भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा, लाइक ऐसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, एनिमेशन के अंदर आप और अच्छे से इनको देख पाओगे, नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं और लेबोरेटरी में भी। तो इनके बीच में शेप्स, अब इनके बीच में इस तरह से अलग अलग जगह पे पोर्स होते हैं और उन पोर्स का अलग अलग साइज होता है। ठीक है, कोई 5 नंबर होगा, कोई 4 नंबर होगा, पोर के साइज के हिसाब से। अब सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम का काम क्या है, इट विल प्रोवाइड अ वर्किंग टेबल, दिस इज एंजाइम। सबस्ट्रेट आके यहां टिकेगा और केमिकल रिएक्शन होगी। नाउ जियोलाइट इज द वर्किंग बेंच, लेकिन ये किस तरह से उसको रिटेन करता है, जो इसके सुराख है ना छन्नी के, जो कैटलिस्ट है ये कैटलिस्ट हो गया, और जो सबस्ट्रेट है वो उसके सुराख में फिट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर इधर से कोई रिएक्टेंट आया तो वो इसके अंदर आके फिट हो गया, देन इट विल लीव एज प्रोडक्ट। ऐसा वाला रिएक्टेंट आएगा ऐसे, तो इट विल लीव एज प्रोडक्ट। अब इसके अंदर ऐसा वाला आना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ऐसा वाला आएगा। ठीक है, इसकी शेप है ऐसी, तो इसके अंदर ऐसा वाला। तो जो उसके, अब ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से शेप है। तो मेरा कहने का मतलब, जिस तरह का शेप अंदर होगा, उसी शेप का, उसी साइज का सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो सकता है, एंड इट कैन कैरी आउट एंजाइमेटिक प्रोसीजर। तो इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट्स, दे आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, नाइट्रिक एसिड के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, देन अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं NO के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बहुत बात की है। हैबर्स प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितने भी हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे केमिकल्स बनाते हैं, वी कांट गेट रिड ऑफ कैटलिस्ट्स। और जितने भी हमारी बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, ब्रूअरी है, डिस्टिलरी है, वहां पे सारे का सारा काम कौन कर रहे हैं, एंजाइम्स। तो कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स, दे आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, इन आवर बॉडी एज वेल एज इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। तो इट वॉज ऑल अबाउट कैटालिसिस एंड एंजाइम्स। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, ये सारे के सारे प्रोसीजर्स जो भी हमने आज पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, चलिए इसको समझते हैं इस एनिमेशन से। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में और कितने तरह के कैटलिस्ट इंडस्ट्री में हैं। तो ज़रा देखते हैं हमारी जो फूड पाइप है उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिससे एमाइलेज एंजाइम निकलता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है। मुंह से खाना पहुंचता है सीधा इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, और स्टमक के अंदर आपको पता है पेप्सिन है। ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, बड़ी प्रोटीन्स को छोटी प्रोटीन्स में। देन प्रोटीन को ट्रिप्सिन ने तोड़ा, शुगर्स को पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने तोड़ा, फैट को लाइपेज ने तोड़ा। तो ये जो रेड लाइन के ऊपर नाम लिखे हैं ना, दीज आर एंजाइम्स। अब फिर फूड पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहां पे भी वेरियस एंजाइम्स वर्क ऑन इट
उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में, फैटी एसिड्स में। तो हम देखते हैं that all biological reactions are catalyzed by special catalyst known as enzymes. तो enzymes are biocatalysts. These are called biochemical catalysts and this phenomenon is known as biochemical catalysis. जैसे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज करते हैं, वैसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, फैट्स, ठीक है, अगर ये ना हो, इनको तोड़ने वाले एंजाइम्स ना हो, तो ये कभी भी सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। एक्चुअली दीज आर not most of the, all the enzymes are proteins. And this is the structure of proteins having combination of amino acids with peptide linkage. And these are derived from nature, fruits, और लेबोरेटरी के अंदर भी 1969 के अंदर फर्स्ट एंजाइम, सिंथेटिक एंजाइम was created and it was in colloidal form. Colloidal form का मतलब, colloidal solution का मतलब there are two phases. One phase it is dispersed in the other. तो जो small quantity that is dispersed in the higher one. अच्छा, कई बार ना हम एंजाइम्स को उनके फंक्शन के बेस पे नेम देते हैं। जैसे वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करे दैट इज ऑक्सीरिडक्टेज, और जो माल्टोज के ऊपर काम करे दैट इज माल्टेज, जो लिपिड्स के ऊपर काम करेगा लाइपेज। ठीक है, इस तरीके से हम इनके नाम या तो उनके फंक्शन के हिसाब से देते हैं या जिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर वो एक्ट करते हैं उसके ऊपर। ओके, नाउ देयर आर मेनी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ये देखिए, केन शुगर, सुक्रोज, इसमें पानी डालते हैं तो एंजाइम इन्वर्टेज ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। शुगर जब भी हाइड्रोलाइज होगी, टेबल शुगर जो हम खाते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज in the presence of invertase, and further glucose in the presence of zymase it will be broken into ethanol. Now there is starch. मान लो जी हमारे पास पोटैटो है, आलू है, तो उसको डायस्टेज कन्वर्ट करेगा माल्टोज के अंदर। स्टार्च में नंबर ऑफ माल्टोज मॉलिक्यूल्स। नाउ माल्टोज इज अ डबल शुगर, जैसे सुक्रोज है ना डबल शुगर, सेम फॉर्मूला है C12H22O11। तो माल्टोज से बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस का देखिए, हमारे पास, ये मेरे पास 3 एंजाइम है, इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टेज, और ये तीनों ही ईस्ट से निकलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ देयर इज यूरिएज एंजाइम जो कि यूरिया की हाइड्रोलिसिस करता है टू लिबरेट अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये यूरिएज कहां से मिलता है? सोयाबीन से। अब एक और एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन देखिए, दूध से दही बन जाता है तो उसमें एंजाइम रहता है लैक्टोबैसिलाई। ओके, नाउ लेट अस सी सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे कैटलिस्ट के थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से इनकी एफिशिएंसी, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, एक्टिविटी, पीएच, टेम्परेचर, हर चीज़ के बारे में, एक्टिवेटर्स, को एंजाइम्स, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। डिक्रीज्ड एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और पॉइजन्स, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब किसी एंजाइम की केमिकल रिएक्शन को, रेट को बढ़ाने की टेंडेंसी कितनी है। तो आप लोग सरप्राइज्ड होंगे, एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। एंजाइम्स के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो कि बहुत ही स्टेबल रहता है, राइट? और ये जो एमाइड लिंकेज है, इट इज ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, राइट? प्रोटीन्स, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो पेप्टाइड्स बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट जाते हैं।
एंजाइम की प्रेजेंस में टू गिव अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली ब्लड के अंदर प्रोटीन एज अ प्रोटीन नहीं जाती है। तो यहाँ पे अब सबस्ट्रेट है मान लो प्रोटीन, और उसने टूट के बनाने हैं अमाइनो एसिड्स। तो सबस्ट्रेट विदाउट एंजाइम्स बहुत सालों का टाइम लेंगे, ठीक है, और विद एंजाइम ये रिएक्शन जो है वो सेकंड्स में हो जाती है। बिना एंजाइम के सालों लग जाएंगे। तो एक सिंपल सा आइडिया है कि अगर हमारी बॉडी से सारे के सारे एंजाइम्स हटा दिए जाते हैं तो एक सिंगल प्रोटीन रिच मील, एक वक्त का खाना जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, उसको डाइजेस्ट करने में 50 साल लग जाएंगे। इंटरेस्टिंग ना? तो सेम कैटलिस्ट की तरह एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस भी फास्ट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बिकॉज ये भी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। स्मॉल अमाउंट भी बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ओके, स्पेसिफिसिटी। केन शुगर को ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो इन्वर्टेज ही करेगा, और माल्टोज को तोड़ना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में तो माल्टेज ही करेगा। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, नॉन स्पेसिफिक। बट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। इनको नहीं आप कर सकते। जहां इन्वर्टेज ने काम करना है वो इन्वर्टेज ही करेगा। तो कई बार एक कैटलिस्ट बड़ी सारी रिएक्शंस को कर देता है, बट एंजाइम्स ये ऐसा नहीं करते हैं। नाउ दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम ने जिस रिएक्टेंट के ऊपर काम करना है, दोनों जुड़ेंगे और प्रोडक्ट बन के बाहर हो जाएगा। अब टेम्परेचर की कंडीशन क्या रहती है अगर हमें एंजाइम्स की एक्टिविटी देखनी है? तो देखो बच्चे, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखो क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइम्स शो मैक्सिमम एक्टिविटी। हाई टेम्परेचर पे एक्टिविटी कम हो जाती है। जब हमें कभी बुखार होता है तो खाना खाने को दिल नहीं करता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है ना, और डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप लोग हल्का खाना खाएं। क्यों? क्योंकि बॉडी के एंजाइम्स तो काम कर ही नहीं रहे हैं, टेम्परेचर हाई हो गया है ना। और अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तब भी वो काम नहीं करेंगे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज इन द रेंज ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, 298 से लेके 310 के बीच में सबसे बेस्ट। ठीक है, और आपको पता है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 310 केल्विन, 273 में ऐड कर लीजिए आप। ठीक है ना, तो 37 हम नॉर्मल दूसरे डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो सबसे अच्छी एक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। ओके, नाउ पीएच की बात करें। अब देखो, एंजाइम्स ना तो बड़े ज्यादा एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, ना बड़े ज्यादा बेसिक मीडियम में, उनको चाहिए बीच की रेंज। तो अब हमारी अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, एंजाइम्स क्योंकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम एक्टिविटी हम देखते हैं, तो ऑप्टिमम पीएच शुड बी 7 इज न्यूट्रल। तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट ले लीजिए, मतलब 5 से लेके 7 के बीच की रेंज जो है दैट इज द बेस्ट फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। उससे ज्यादा हो जाएगी तो आप कहेंगे आज मुझे एसिडिटी हो गई। ठीक है ना, एसिड वाली चीजें खाएंगे तो पीएच जो है वो 5 से नीचे आ जाएगी, तो हम कहते हैं आज एसिडिटी हो गई। तो पीएच जो है वो नॉर्मल रहनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स। ओके, नाउ स्टार्च से बन रहा है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। ओके, लेकिन अगर एमाइलेज के साथ थोड़ा सा सोडियम आयंस आ जाते हैं तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये रही मेटल बाइंडिंग साइट। ठीक, और उधर से हमने एक्टिवेटर डाल दिया। और एक्टिवेटर क्या करेगा, वो दूर से ही ब्लिंक करेगा कि कम एंड एडजस्ट हियर। ठीक है, अब ये एक्टिव साइट बन गई, आने वाले रिएक्टेंट एकदम से इसके ऊपर आके वो स्टिक कर जाएंगे, सबस्ट्रेट आते ही इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम। दीज आर मोस्टली मेटल आयंस, राइट। कोएंजाइम एनहांसेस द रिएक्शन रेट अलोंग विद एंजाइम। ये रहा कोएंजाइम, इसने झट से सबस्ट्रेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया
अब देखो प्रोडक्ट बनेगा एंड इट विल लीव द सरफेस। ठीक है, मैक्सिमम बहुत बार नॉन प्रोटीनिक पार्ट हैं। कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीनिक पार्ट विच एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स एक्ट, वो किस तरीके से काम करते हैं। ओके, ये एक्टिव साइट है सब इसकी एंजाइम की, और ये देखो सबस्ट्रेट के सेम निशान है जो इसके साथ आके जुड़ेंगे। ओके, इनहिबिटर जैसा ही ऐड हुआ उसने उसकी साइट चेंज कर दी, अब ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा, चला गया। ठीक है, ये एंजाइम और ये देखो इनहिबिटर आ रहा है। ठीक, सबस्ट्रेट और टॉक्सिक सब्सटेंस दोनों की शक्ल एक जैसी है, तो उससे पहले वो जाके उसकी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर केमिकल रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड पॉइजनिंग। ठीक है ना, उसने एंजाइम की साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग। एंड साइनाइड पॉइजनिंग is the best example. It is due to the presence of cyanide ion competitively inhibiting the active site responsible for cellular respiration. Okay, अब देखो जरा, absence of enzyme inhibitor और इधर presence of enzyme inhibitor, यहाँ पे absence है और इधर देखो presence है। यहाँ पे inhibitor है और इधर inhibitor नहीं है। यहाँ inhibitor लग गया तो देखना इसके ऊपर जो रेस्पिरेशन है वो कम होगी, मॉलिक्यूल्स कम सेटल हो रहे हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस के अंदर बेसिकली 3 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर एंजाइम कंबाइंस विद सबस्ट्रेट। ठीक है, लॉक एंड की मेथड रहता है, हर लॉक की अपनी की रहती है, सेम एक्टिव साइट एंजाइम पे होती है और सेम सबस्ट्रेट पे होती है। तो एक्टिव साइट दोनों के लिए कॉमन एरिया रहता है, एक जैसी साइट्स होंगी, एक जैसे निशान होंगे, लॉक एंड की, राइट। अब ये जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। ये मोस्टली फंक्शनल ग्रुप रहते हैं इनकी एक्टिव साइट्स के ऊपर, क्योंकि एंजाइम क्या है बेसिकली प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में क्या रहते हैं अमाइनो एसिड्स। वेरी स्पेसिफिक इंटरेक्शन, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग होनी है वहां पे। अब ये देखो सबस्ट्रेट आया लेकिन छोटा था, एडजस्ट नहीं हुआ, वापस चला गया, एक और आया, फिट हो गया। ठीक है, जिस तरह की साइट है मैंने आपको बताया, इट्स लाइक लॉक एंड की मेथड, हर ताले की अपनी चाबी रहती है, तो उसी तरीके से ये देखो बिल्कुल फिट हो जाएगा जाके। उसी तरह की एक्टिव साइट्स एंजाइम के ऊपर होंगी कि आने वाला सबस्ट्रेट जो है वो आसानी से खुद को इसमें एडजस्ट कर सके। दैट इज वाई देयर स्पेसिफिसिटी इज वेरी हाई। तो फर्स्ट स्टेप में बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, ये देखो E+S एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो टूटता है किसमें, एंजाइम और प्रोडक्ट में। देखो वहीं पे प्रोडक्ट बन गया और फिर ये अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट चला गया और एंजाइम जो है वो अलग हो गया। बहुत सिंपल सा इसका प्रोसीजर है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो बीच में बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स E+S ES। स्टेप 2 ES से बना E+P। सबस्ट्रेट से क्या बन गया, प्रोडक्ट, क्योंकि एंजाइम के सरफेस के ऊपर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ही तो जुड़े हैं। अब जो कैटलिस्ट है दे गिव मैक्सिमम यील्ड इन लेस टाइम, कम समय में ज्यादा यील्ड देते हैं, एंड दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने बात की थी ना, इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं। तो केमिकल प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ सरफेस कैटालिसिस, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये देखिए हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन in the presence of iron and molybdenum as promoter। तो आप स्टेप 2 के ऊपर देखिए कैटालिटिक चैम्बर। इस कैटालिटिक चैम्बर में कौन है, कैटलिस्ट। टेम्परेचर की रेंज 723 से लेके 773 केल्विन, 200 बार प्रेशर, और बन जाता है अमोनिया। सिमिलरली ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें देखो, ये जो येलो कलर में ब्लिंक किया लेफ्ट पे, दिस इज प्लैटिनम कैटलिस्ट, दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट चैम्बर। और ये चैम्बर नहीं होगा
तो आगे के प्रोसीजर सारे के सारे रुक जाते हैं। देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं वी यूज कैटलिस्ट प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बोथ आर सॉलिड। ठीक है, टेम्परेचर 673 to 723 और बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड दिस इज द बेसिक स्टेप। सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं होगा तो उसके आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगी टू फॉर्म ओलियम। वेल, आई एम श्योर आप लोगों ने एनिमेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। सारे के सारे प्रोसीजर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया गया होगा। स्पेसिफिसिटी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं, आपने उसको अच्छे से समझा होगा। सो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आपसे मिले, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।